अगर एक दिन रेडियो पर यह आवाज आए, सर्च ऑपरेशन स्टॉप्ड, मतलब दुनिया ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। और तभी जब रेडियो पर बोला गया, सर्च ऑपरेशन स्टॉप्ड, तब इन लड़कों ने जिंदा रहने के लिए वो किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 13 अक्टूबर 1972 एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में एक विमान गिरा, लेकिन असली डर वहां से शुरू हुआ जहां उम्मीद खत्म हो चुकी थी। एंडीज का चमत्कार, जहां मौत ने इंतजार किया और इंसान ने हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे यह कहानी सुनकर हमेशा कांप सी आती है। एंडीज का चमत्कार, उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट बा-भटना बाथनीस का संतप्त और अविश्वसनीय संघर्ष। ये वह घटना है जिसने मानवता की बचने की इच्छा, दोस्ती की निष्ठा और नैतिक सीमाओं की परीक्षा को एक साथ दिखाया। आइए इस दर्दनाक परंतु प्रेरणादायक कहानी को एक भावनात्मक सिनेमैटिक अंदाज में बताएं, उस तरह जिससे दर्शक खुद को मलबे में फंसे उन युवाओं की जगह पर रख सके। वर्ष 1972 की एक ठंडी अक्टूबर की रात, एक चार्टर्ड उरुग्वेन विमान में लगभग 12 यात्री थे, जिनमें ज्यादातर ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम के सदस्य और उनके मित्र शामिल थे। वे मॉन्टेवीडियो से चिली जा रहे थे। एक खेल, एक मजेदार यात्रा, युवापन की बेपरवाह हंसी, लेकिन खराब मौसम और पायलट के स्थान अंदाजे की गलती ने सब कुछ बदल दिया। हवा और पहाड़ों के बीच विमान पहाड़ी चोटी से टकराया। दोनों पंख और पूंछ टूट गए और वो नीचे की ढलान पर फिसलकर लगभग 65 फीट की ऊंचाई पर रुक गया। जो बचा वो एक बिखरे हुए मलबे का ढांचा था, बर्फ की सतह और शून्य से बहुत नीचे तापमान। प्रारंभिक टकराव के बाद 33 लोग जीवित थे, अनेक गंभीर रूप से घायल। शुरुआत में उम्मीद थी बचाव आएगा, दुनिया उन्हें ढूंढेगी। वे टूटे हुए विमान के हिस्सों और सीटों को दीवार की तरह इस्तेमाल कर आश्रय बनाए, कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर ठंड से बचने की कोशिश की और बचाए गए कम से कम रेशन, कुछ कैंड खाद्य और शराब को ठीक से बांटा गया। पेट की आवाज अक्सर कम से कम चिंता की एक साधारण चेतावनी के रूप में आती है, पर यहाँ वो आवाज धीरे धीरे निर्दयी ढंग से जीवन मृत्यु का फैसला बन गई। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि दुनिया ने उन्हें भूल दिया है। मलबे से निकला छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो चालू किया गया और दर्शनीय सत्य सामने आया। खोज अभियान बंद कर दिया गया था। वे दुनिया से कट चुके थे। उस क्षण ने उनके भीतर एक ठंडी स्वीकारोक्ति जगा। अब कोई बाहरी सहायता नहीं होने वाली। उम्मीद ने रुख बदल लिया। इसे जिंदगी में बदलने के लिए उन्हें अपने ही स्रोत पर निर्भर होना पड़ा। यह वो बिंदु था जब मानवीय सीमा को चुनौती देने वाले निर्णय की श्रृंखला शुरू हुई। 19 वर्षीय मेडिकल छात्र रॉबर्टो कैनेसा ने प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव जो शब्दों में कहने पर भी भयावह था। मृत साथियों के शव ही शायद उनकी आखिरी भोजन स्रोत हो सकते थे। यह न केवल भूख से लड़ने की एक व्यवहारिक रणनीति थी, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी। लंबे भावनात्मक बहसों और आंतरिक संघर्षों के बाद, जिसमें किसी ने किसी भी तरह से शक्ति और करुणा की सीमाओं को तौलते हुए निर्णय लिया, उन्होंने इस कठोर विकल्प को अपनाया। मृत मित्रों के जमे मांस को पतली पट्टियों में काटकर धातु की चादर पर गर्म करके वे धीरे धीरे खाने लगे। ये प्रक्रिया दर्दनाक, शर्मनाक और बचपन से जुड़ी मानवीय सीमाओं का उल्लंघन थी, पर यह वही तत्व था जिसने उन्हें जीवित रखा। समय के साथ भयानक परिस्थितियां और भयानक थी। उस अक्टूबर की 2 हिमस्खलनों ने मलबे का अधिकांश हिस्सा ढक दिया और 8 और जीवन छीन लिए। जिन लोगों ने बचे थे उन्हें अपने चारों ओर घिरे शवों को भी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
एक और कदम जो उनकी आत्मा पर भारी बोझ डालता था। फिर भी अद्भुत रूप से दोस्ती और हंसी की झलक बनी रही। कैनेसा ने याद किया कि वे अक्सर एक दूसरे को हंसाने, छिड़ाने और जिंदा दिली बनाए रखने के लिए छोटे छोटे किस्से बताते थे। वो हंसी कभी कभी जिंदा रहने की दवा बन जाती थी। मानवता की ये क्षमता दुख के बीच भी एक दूसरे को संभालने की इस कहानी का एक अनिवार्य सबक है। विकल्पों की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी। रुके रहना मतलब मृत्यु पक्की थी। इसलिए टीम नायकों रॉबर्टो कैनेसा, बाय 19 वर्षीय नैंडो, पेराडो और एंटोनियो टिंटिन ने आखिरी उम्मीद में बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनके पास कोई नक्शा नहीं था, सीमित खाना था और पैराशूट के सिल्क तथा विमान के इंसुलेशन से बनाए गए एक झिल्लीकृत स्लीपिंग बैग को बांट कर लिया। शत्रु जनरली की ठंडी सुबह पर उन्होंने उन ऊंचे चोटियों और अनिश्चित घाटियों की ओर कदम बढ़ाए। उनके कदमों में दर्द, उनकी हड्डियां थरथराती, पर इरादे अटल। उन 10 दिनों की यात्रा का वर्णन यथार्थ और साहस का सम्मिश्रण है। ठंडी हवाएं, गहरी बर्फ, कमजोर पड़ता शरीर, पर एक दूसरे की मदद ने उन्हें आगे बढ़ाया। जब एक लड़खड़ाता तो दूसरा सहारा देता। जब किसी को ऊर्जा की आखिरी चमक चाहिए होती तो साथियों की कहानियां और यादें उसे फिर से जगाती। और फिर आखिरकार वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और नीचे खेतों का हरा भरा मैदान देखा। जीवन के निशान। उनकी पहली मुलाकात एक चिली चरवाहे से हुई। इस चरवाहे की दयालुता ने कहानी को मोड़ दिया। उसने तुरंत खाना दिया और सरकार को खबर पहुंचाने दौड़ लगा दी। कुछ घंटों के भीतर बचाव दल ने हेलीकॉप्टर भेजा और मलबे पर फंसे अन्य जीवित लोगों का पता चल सका। 22 दिसंबर, क्रैश के तब्बती बह दिन। जब बचाव टीम पहुंची तब तक वे धूप में झुलसे हुए चोटिल पर जीवित थे। मौसम और सुरक्षा कारणों से पहले दिन केवल 6 लोगों को ही एयरलिफ्ट किया जा सका। अगले दिन शेष को बचाया गया। कुल मिलाकर 16 लोग बच निकले, जिनमें उनके शरीर के निशान, उनकी आत्माओं पर जमे हुए अनुभव और उनके दिलों में उन दोस्तों की यादें थी जिनकी मृत्यु ने उन्हें जीना सिखाया। रॉबर्टो कैनेसा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधों पर एक हाथी बैठा हो और वह अब चला गया। एक वाक्य जो उस बोझ और राहत की मिश्रित भावना को भली भांति दर्शाता है। ये कहानी केवल एक अविश्वसनीय बचाव कथा नहीं है। ये मानवीय इच्छा शक्ति की विजय, नैतिक जटिलताओं की स्वीकार्यता और मित्रता की शक्ति का प्रमाण है। जब इंसान को चरम सीमा पर रखा जाता है तब वो क्या कर सकता है? वे निर्णय जो हमें अवाक कर दें अक्सर जीवन बचाने के अंतिम साधन बन जाते हैं। इस घटना ने दुनिया को यह सिखाया कि मानवता कितनी जटिल और मजबूत हो सकती है। दर्द के बीच भी दया, हंसी और समझदारी बनी रह सकती है। मुझे यह कहने दीजिए, एंडीज के ये जीवित बचे हुए लोग केवल बचने वालों से कहीं अधिक हैं। वे उन कठोर निर्णयों के वाहक हैं जिनका बोझ उन्होंने आजीवन उठाया। उनकी कहानी हमें उस सवाल का सामना कराती है जिसे शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। जब जिंदगी और मरना दोनों ही विकल्पों में गहरे नैतिक अंतर्निहित होते हैं तो हम क्या चुनते हैं? उनके निर्णयों की निंदा या प्रशंसा करना आसान नहीं है, पर उनकी जीवित रहने की चाह और आपसी मदद ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अंततः यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आशा नश्वर नहीं, भले ही दुनिया ने हमें भुला दिया हो। और जब परिस्थिति असहाय लगे तो एक छोटे से करुणामय कदम, एक साथ हंसने की क्षमता और एक दूसरे के लिए समर्पण, यही हमें जिंदा रखता है। 72 दिन, बर्फ,
भूख और मौत के बीच जिंदा रहना कोई चमत्कार नहीं था। यह एक जंग थी। इस जंग में कोई जीतकर खुश नहीं हुआ और कोई हार कर भी हारा नहीं। कुछ लोग हमेशा के लिए एंडीज की बर्फ में सो गए।